Good afternoon. So, good afternoon to all of you. I'm Ritesh Shar Jaiswal and welcome to PW Only IAS. So, क्या हाल है बच्चों? आप तो सही में बच्चे ही हैं, है ना? तो मुझे नहीं पता था प्रारंभ बैच में ऐसे प्यारे बच्चे आएंगे, बट गुड, गुड इनफ. ओके, तो कैसे हैं आप लोग? हाउस लाइफ, हाउस स्टडी, क्या चल रहा है? और कल हमारी पहली क्लास थी, है ना? और कल हम कुछ ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे. आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे, राइट? और कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे, बेसिक टॉपिक, ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना? जितना बोर्ड पे लिख दूं लिख लेना है. तो ये सारी क्लासेस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लासेस हैं. परेशान बिल्कुल नहीं होना, धीरे धीरे पढ़ना है, आपके पास बहुत समय है. हम जब आगे मिलेंगे तो और गहराई से चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे. बस एक बात बार बार अपने आप को रिमाइंड करानी है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मेरे सर के ऊपर, वो है UPSC. इस परीक्षा को पास करने के बाद जीवन बदल जाती है. और जीवन बदलने के लिए या तो तपस्या करना पड़ता है या फिर UPSC करनी पड़ती है. और दोनों में ही बड़ा कष्ट है, दोनों में मज़ा नहीं आएगा, तकलीफ़ें होंगी. लेकिन ये वादा है आपसे कि मैं आपकी तकलीफ़ों को कम से कम साइंस में दूर ज़रूर कर दूंगा, है ना? ठीक है, चलिए. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. और आज का जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलेगा आज, है ना? कल तक तो हमारी बातचीत हुई थी वायरस के लिए, और वायरस या विषाणु के संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत बातें करी थी. आज जो हम बात करेंगे वो है कोशिका के बारे में. आज एक कोशिका टॉपिक को लेंगे और उसको समझेंगे. कोशिका यानी सेल, राइट? ठीक है, और उसकी बात करेंगे. चलिए, तो कल की टॉपिक की चर्चा नहीं करते, सीधा आज पे जंप करते हैं. और आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर. क्योंकि आगे चल के आपको क्या है ना, बायोटेक पढ़ना है. बायोटेक बहुत बड़ा टॉपिक है, बायोटेक, मानव स्वास्थ्य. और उस चीज को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक बायोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ हो, है ना? तो सेल स्ट्रक्चर, और हिंदी में कहते हैं इसी को कोशिका संरचना. कल हमने कोशिका की एक फोटो देखी थी ना, तो कोशिका को तो देख ही चुके हैं आप. और सबसे बड़ी बात है कि हम सबके शरीर के सारे अंग, सारे ऊतक तो कोशिकाओं से ही बने. हम तो कोशिकाओं से ही बने हैं. वी आर मेड अप ऑफ सेल्स. जैसे आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, जिस घर में बैठ के पढ़ रहे हो, वो घर दीवारों से बनी है और दीवार ईंटों से बनी है. तो हमारे घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट. ईंट को जोड़ा दीवार बन गई, दीवार को जोड़ा कमरे बन गए, कमरे को जोड़ दिया पूरा आलीशान घर बना. और आईएएस बनने के बाद अब इससे भी आलीशान घर बनाएंगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर है, हमारी बॉडी भी वैसी ही है. हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई है कोशिका. हमारी बॉडी की ईंट क्या है? कोशिका है. और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बन जाती हैं. बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग और अंग तंत्र बनते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र. और इन सभी तंत्रों के मिलने से पूरा मैं आपके सामने खड़ा हूं, 5 फुट 10 इंच का आदमी. नहीं, 10 इंच नहीं, 5 फुट 9 इंच. 1 इंच बढ़ा के बोल दिया, है ना? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है ना? तो उसी सेल के बारे में बात कर रहे हैं. सोचो, अगर घर के निर्माण में अगर ईंट खराब क्वालिटी की मिल जाए आपको, घटिया किस्म की ईंट लगा दी जाए, तो फिर क्या घर अच्छा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. या हमारे दीवार की ईंट अंदर से खराब होने लगे, खोखली होने लगे, तो भी दिक्कत होगी. तो सीधी सी बात है, ईंटें अच्छी तो घर अच्छा, ईंटें खराब तो घर खराब. वैसे ही हमारे शरीर का हिसाब किताब है. जैसे कि हम एक घर में ईंटों को देख नहीं सकते, वैसे ही हमारे शरीर में हम कोशिकाओं को देख नहीं सकते. कारण है कि बड़ी छोटी है.
उनका आकार बहुत कम है। आप मुझे देख रहे हो लेकिन मेरी कोशिका नहीं देख सकते, लेकिन मान के चलो कि मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। और अगर कोशिका अच्छी तो मैं अच्छा, मतलब अच्छा तो मैं हूं ही, बुरा थोड़े ना हूं। कोशिका अच्छी तो मैं अच्छा, अच्छा का मतलब यहां क्या है, स्वस्थ से, मैं हेल्दी, स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। और अगर कोशिका खराब तो तमाम तरह की बीमारी, कैंसर की बीमारी, संक्रमण की बीमारी। याद है ना, हमने डिस्कस किया था कल, वायरस एक ऐसा टेररिस्ट है जो कोशिकाओं पे हमला करता है, कोशिका के अंदर घुस के कोशिका को कब्जे में कर लेता है। हमारी कोशिका उधर चली गई और उधर चला गया तो बड़ी दिक्कत की बात है। उसी सेल की बात हम करेंगे आज, है ना। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और टॉपिक की शुरुआत होगी कोशिका संरचना से, सेल स्ट्रक्चर से। सो कोशिका संरचना, है ना, कोशिका संरचना लिखिए, लिखिए। कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि सभी संरचनाएं कोशिकाएं से बनी हैं, और सभी कार्य, कार्यात्मक मतलब शरीर के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और बोलते समय मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, तो मांसपेशियां हिल रही हैं तभी तो, और मांसपेशियां तो उत्तक है, और वो मांसपेशियां किससे बनी है, मांसपेशी कोशिकाओं से बनी है। तो हजारों लाखों कोशिकाएं जब एक साथ हिलती हैं तो फिर मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे माउथ के आसपास के मसल्स भी हिलते हैं, राइट। ठीक है, तो कोशिका संरचना के बारे में यही है। लिखिए दूसरा पॉइंट, जीवों के द्वारा किए गए, जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य, जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः, जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अब ये शरीर में नई कोशिकाएं आती कहां से हैं? आपको याद होगा ना, आपका जब जन्म हुआ तो आप तो 2.5 से 3 kg के थे। जन्म के समय आप 2.5 से 3 kg के थे, तब आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम थी, आप छोटे थे। आज आप 65-70 kg के इंसान है, 50 से लेकर 70 kg, 80 kg के बीच में। तो कहां 2.5 से 3 kg और कहां 50 से 70-80 kg, कई गुना बढ़ गए आप तो कई गुना आप बढ़े तो कोशिकाओं की आकार नहीं बढ़ी, कोशिकाएं तो उतनी छोटी हैं। घर चाहे जितना बड़ा बना ले, ईंट के आकार तो वही रहती है, बस ईंटों की संख्या बढ़ती है, राइट। तो हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, वृद्धि विकास जिसको कहते हैं ना, उसके लिए लगातार कोशिकाएं बनती रहती हैं। और फिर कोशिकाएं बनती कैसे हैं, कहां से आती है नई कोशिकाएं? तो नई कोशिकाएं आती है पुरानी कोशिकाओं से। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। तो लिखिए एक और पॉइंट, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है।
राइट, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है ना वो बना है किससे? सेल से। सेल है कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। यानी हमारी शरीर की संरचना या तो कोशिकाओं से बनी है या फिर कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों से बनी है। जैसे कि बाल, नाखून। अब बाल हो या नाखून हो, ये कोशिका नहीं है, लेकिन ये कोशिकाओं ने बनाया है। तो वी आर ईदर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ द सेल। या तो हम कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो बेसिकली कोशिकाओं से नहीं बनी है, कोशिकाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों से बनी है ना। तो इट इज ईदर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ द सेल। राइट, क्लियर है। तो हमारी पूरी शरीर की संरचना सेल से बनी है, कोशिका से बनी है। 9th क्लास में कोशिका चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। तो अगर हम कहें मांसपेशी कोशिकाओं से बनी है, त्वचा कोशिकाओं से बनी है, हमारी आंत, लिवर, किडनी कोशिकाओं से बनी है, आंख की संरचना कोशिकाओं से बनी है, लेकिन बाल की संरचना कोशिकाओं से बनी है नहीं बनी है। नाखून कोशिकाओं से नहीं बनी है, लेकिन बाल और नाखून को किसने बनाया? कोशिकाओं ने बनाया, ठीक है। अब देखिए, एक कोशिका की संरचना देखते हैं, एक सेल। तो कोशिका की संरचना मैं बनाता हूं, आप भी बना लेंगे, है ना, डायग्राम। तो एक प्लांट सेल, पादप कोशिका। पादप मतलब पौधे की कोशिका, पादप कोशिका मैं बना रहा हूं। तो देखिए, एक पादप कोशिका ये है, एक बड़ी ही निश्चित आकार टाइप की होती है। इट इज प्लांट सेल, है ना। और प्लांट सेल में ये एक मोटी सी आवरण है। आवरण समझते हैं, कवर। इस मोटी सी आवरण के ठीक पीछे एक और आवरण है, इसके साथ सटा हुआ। क्या है सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। ये इसके साथ एक और आवरण है। और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक खाली सी जगह है, बड़ी सी खाली सी जगह है, जिसको कहते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका, वैक्यूल, वैक्यूल। और इसके अंदर एक द्रव भरा है। बाकी जो खाली जगह है उसके इर्द गिर्द क्या भरा है? द्रव, है ना। और इसी द्रव में एक तरफ यहां पे एक न्यूक्लियस या केंद्रक है, राइट। न्यूक्लियस या केंद्रक है, ठीक है। ये पादप कोशिका है। और पादप कोशिका में देखिए, ये जो ऊपर ऊपर का आवरण है ना, इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? सेल वॉल। हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको? कोशिका भित्ति, है ना। और ये जो हरे रंग का बताया ना मैंने, ये वाला, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली समझते हैं? मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, राइट। और ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, द्रव्य, है ना। इसी कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिका के अंग होंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इसी कोशिका द्रव के अंदर क्या पाए जाएंगे? कोशिकांग। कोशिकांग, कांग का मतलब कोशिका के अंग। कोशिका और अंग को जब मिलाया तो शब्द बना कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। बोर्ड पे सब कुछ बनाना है, बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूं सब बनाना है। नहीं बनाना है मत बनाओ, मर्जी आपकी है। मैं जो डिक्टेट करूं क्लास के साथ चलो, समझते रहोगे। मैं रुक रुक के बताऊंगा नहीं, चैट में बहुत कम देखता हूं, है ना। तो चैट देखूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है।
तो ये अपेक्षा मुझसे बिल्कुल मत रखो कि मैं चैट देख के पढ़ाऊंगा, नहीं देखूंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं लिखो, जो डिक्टेट करा रहा हूं लिखो, है ना, इससे डरो मत। तो कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गन भी कह सकते हैं, सेल ऑर्गन, इसके अंदर सेल ऑर्गन होगा, उसकी बात हम अलग से करेंगे, है ना। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको कहते हैं केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक, केंद्रक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में। और इसी के अंदर होता है हमारा क्या? इसी केंद्रक के अंदर होता है हमारा डीएनए। डीएनए का नाम सुना है ना, आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था ना कि डीएनए आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ हैं, लेकिन डीएनए हमारे बॉडी में होता है और तमाम जीवों के बॉडी में होता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ रेट्रोवायरस में होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म कल कोई पूछ रहा था ना, बड़ा परेशान हो रहा था, तो ये है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। हर चीज याद करना अभी जरूरी नहीं है, लिखिए, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो देखो आप, एक कोशिका की सामान्य संरचना मैंने ये बताई, लेकिन बताओ ये कैसी कोशिका है? ये पेड़ पौधे की कोशिका है या जंतु की कोशिका है ना? ये पादप कोशिका है। जबकि मैं एक जंतु कोशिका भी बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं है मैं, है ना। तो एक जंतु कोशिका भी बनाएंगे, और जंतु कोशिका में क्या होगा ना, जंतु कोशिका की आकार थोड़ी ऐसी होगी, देखिए ध्यान से, थोड़ी इस तरह से होगी, इसका आकार अनियमित होगा। इसके अंदर भी कोशिका द्रव होगा, है ना, और इसके अंदर भी एक केंद्रक होगा। ये केंद्रक है जिसमें डीएनए होगा। इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, इतने बड़े रिक्तिकाएं नहीं होंगी, रिक्तिकाएं बहुत छोटी होंगी या अनुपस्थित होंगी। और यह है जंतु कोशिका। ये क्या है? दिस इज योर एनिमल सेल, जंतु कोशिका। हम जंतु है ना, कई लोगों को लगता है कि जंतु मतलब जानवर और मानव है, हम तो नहीं, जानवर हैं, हम भी जानवर ही हैं। कोई गलतफहमी मत रखिए अपने बारे में, जानवर हैं हम। और अगर किसी को भी कोई भी इसमें संदेह हो कि हम जानवर हैं कि नहीं हैं, तो तुरंत उठो और आईना देखो, और आईना देख के तरह तरह के मुंह बनाओ जो अकेले में बनाते हो, है ना। और जैसे ही तरह तरह के मुंह बनाओगे आईने में, लगेगा कि अरे हम तो पक्का जानवर है, जानवर ही है ना। तो रिक्तिका मतलब खाली जगह। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो देखिए आप, अब इसमें क्या है? इसमें ये वाला प्लाज्मा झिल्ली है, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है जिसमें कोशिकांग होंगे, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है ना। ये वाला पार्ट क्या है? देखिए इसको दूसरे रंग से, ये वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। क्या नहीं है जंतु कोशिका में? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच का अंतर क्या है? राइट, बताइए जरा, कोई व्यक्ति बताएगा? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या देख पा रहे हैं आप? एक प्लांट का सेल और एक एनिमल का सेल। घर के सामने जो पीपल का पेड़ है उसका सेल ये रहा, और घर में रह रहे राधिका, योगेश, नूरी, स्वाति, काजल, देव, उनका सेल ये रहा, है ना। क्या अंतर है? सेल वॉल। यस, वेरी गुड, सेल वॉल अंतर है। हम ये नहीं सीख रहे, हम ये भी सीख रहे हैं साथ में कि एक पादप और जंतु के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का होना और नहीं होना। कई लोग समझते हैं ना कि अच्छा, प्लांट और एनिमल के बीच का अंतर क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट प्लांट्स एंड एनिमल्स? एक प्लांट और एनिमल के बीच के अंतर को कैसे पता कर सकते हो आप? तो आप कहोगे कि प्लांट हरा होता है। नहीं जी, जरूरी नहीं है प्लांट हरा हो, हर प्लांट हरा नहीं होता। मशरूम हरा नहीं होता, और मशरूम तो वेजिटेरियन खाना है ना, प्लांट है, मशरूम पादप है, हरा नहीं होता।
आप कहोगे प्लांट जो है ना उसके अंदर जड़ तने पत्ते होते हैं, भाई मशरूम में नहीं होते। कोई व्यक्ति कह सकता है प्लांट जो है ना वो स्थिर रहता है, वो चलता नहीं। एक कोशिकीय प्लांट भी होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, उनके अंदर तैरने के यंत्र होते हैं, हम देख नहीं पाएंगे लेकिन होते हैं। भरोसा कर लो, मैं सही बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। तो प्लांट हरा हो जरूरी नहीं, प्लांट स्थिर हो जरूरी नहीं। तो फिर क्या है जो प्लांट और एनिमल के बीच की सबसे बड़ी अंतर के बारे में कह सकता है? और वो एक ही है, और वो है सेल वॉल। अगर कोई प्लांट है तो उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, चाहे वो मशरूम हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो बांस हो। और अगर कोशिका भित्ति अगर नहीं है तो फिर एनिमल है। तो आज से हमने क्या सीखा कि प्लांट और एनिमल के बीच की सबसे बड़ी अंतर क्या है? कोशिका भित्ति का होना और नहीं होना। क्लियर है? अब कोशिका भित्ति कैसी है, क्या है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति थोड़ी कड़ी सी संरचना है, रिजिड, छूने में कड़ा लगेगा क्योंकि बड़ी मोटी सी है। जैसे किसी लकड़ी को छूते हो, किसी प्लांट को छूते हो तो कभी मुलायमपन का एहसास होता है क्या? नहीं। whenever we touch any stem, any wood, any plant body, it's always rigid, वो रिजिड होता है। जबकि जानवर को छूने पे मुलायमपन का एहसास होता है ना। खरगोश को छुओ, चिड़िया को छुओ, मानव को छुओ, क्योंकि जब मानव को छूते हैं तो आप उसके प्लाज्मा झिल्ली को छू रहे हैं, वो झिल्ली है, और झिल्ली है तो मुलायम होगा। लेकिन झिल्ली के ऊपर भित्ति है, भित्ति समझते हैं, वॉल, दीवार। और दीवार जब है तो दीवार का होना मतलब कड़ेपन का एहसास। इसीलिए प्लांट्स कड़े होते हैं, प्लांट्स में यांत्रिक मजबूती होती है। राइट? तो सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति। रिक्तिका दोनों में हो सकते हैं, रिक्तिका यहां भी हो सकती है, भाई रिक्तिका यहां बना लो, छोटी छोटी रिक्तिकाएं इधर भी हो सकती हैं, लेकिन रिक्तिका का आकार छोटा होगा थोड़ा। तो ये क्या है? रिक्तिका है, रिक्तिका है, लेकिन वहां बड़ा होता है, तो रिक्तिका आधार नहीं बनेगा, है ना। लिखिए एक पॉइंट, जंतु और पादप, लिखिए जंतु और पादप के बीच का विशिष्ट लक्षण, जंतु और पादप के बीच का विशिष्ट लक्षण, जंतु और पादप के बीच का विशिष्ट लक्षण, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना है। जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी है। अब आप देखो ध्यान से, तो हम पूरे प्लांट को, पूरे कोशिका को, बेसिकली कोशिका को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पढ़ने के लिहाज से देखें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राइट? देखिए ध्यान से, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कोशिका है, कोई भी कोशिका, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई कोशिका है, और इस कोशिका को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो उसका आवरण है ना। तो कोशिका को 3 भागों में बांटा, तो एक क्या है? एक उसका आवरण है। आवरण है ना। आवरण मतलब बाहर का लेयर। और आवरण में 2 चीजें हैं। आवरण में क्या क्या है बताइए जी? तो कोशिका भित्ति और दूसरा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये बात हम मान चुके हैं, कोशिका भित्ति प्लांट में होगा और एनिमल में नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होते हैं।
फिर तीसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है यहां पे, वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव में पाए जाते हैं कोशिकांग, कोशिकांग। और कोशिकांग भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो एक कोशिकांग की लिस्ट बना लें, बचपन वाली बात याद कर लें, 9th वाली। तो कोशिका द्रव एक जो है ना, वो एक प्रकार का लिक्विड है, उसी लिक्विड में सब कुछ तैरते हुए मिलेंगे आपको। जैसे उसी में मिलेगा आपको, पहला जो मुख्य है मैं उसी की बात करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा जो है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। चौथा जो है वो है गोल्जी बॉडी, है ना, सुना है ना नाम इन सबके। पांचवा जो है वो है राइबोसोम, राइबोसोम। और छठा जो है वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम, है ना। कई लोग कहेंगे कि सर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना, तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं सूत्रकणिका। लो हिंदी। इसको कहते हैं हरित लवक। इसको कहते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां लिख रहा हूं, उसको कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका। इसको तो गोल्जी काय ही कहते हैं, गोल्जी काय। इसको कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम भी कह सकते हैं। और इसको कहते हैं लाइसोसोम, राइट। और फिर तीसरा जो हमारा है थर्ड, वो क्या है? जो थर्ड है हमारा वो है केंद्रक, केंद्रक। और केंद्रक में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलेगा आपको? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखो मैं बार बार थोड़े बोलूंगा कि ये लिखो ये नहीं लिखो, मैंने पहले ही कहा ना। मैं फिर से अंतिम बार कह रहा हूं, इसके बाद मैं आप कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा। बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं लिखो, जो लिखवा रहा हूं डिक्टेशन में वो भी लिखो। अब जब भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं आपके तरफ से आता है ये लिखना है क्या? जब एक बार कह दिया कि बोर्ड पे लिखी बातों को लिखना है, कल आप क्लास कर चुके हैं, तो बार बार उसी बात को पूछने की जरूरत क्या है? या याद नहीं रहता, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई है ना, गजनी बन गए हो क्या? चलो, तो एक एक करके बात करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में समझेंगे। कोशिका भित्ति से शुरुआत करते हैं, सेल के बारे में जान पहचान करनी है हमें, राइट। ठीक है।
तो अब देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए तो फटाफट, कोशिका भित्ति। यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है। यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है। यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है। क्या है ये? पादपों का विशिष्ट लक्षण है ना? तो पहली बात, यह पादपों का विशिष्ट लक्षण है। तो पादपों का विशिष्ट लक्षण, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, ये पता है ना, ये निर्जीव संरचना है। ये निर्जीव संरचना है, तो लिखिए यह निर्जीव संरचना है, यानी इसमें कोई जान नहीं है। निर्जीव संरचना है। सेल वॉल में जीवन के कोई क्रिया नहीं होती, कोई मेटाबॉलिज्म, कोई जैविक क्रिया नहीं होती है, बस एक बाहर से आवरण है ना? तो ये अपने आप में क्या है? निर्जीव संरचना है। राइट, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, निर्जीव संरचनाएं जो होंगी ना, जैसे निर्जीव संरचनाएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं निर्जीव संरचना, ठीक है। तो निर्जीव संरचना का मतलब होता है कि मान लो कोई संरचना निर्जीव है, तो निर्जीव संरचना के साथ दो ही स्थिति हो सकती है। या तो वो पानी को जाने देगा, यानी पानी उसके आर पार निकल जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पानी उसके आर पार ना निकले। ऐसा है ना? जैसे मान लीजिए पेपर का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा, राइट, एक कागज का टुकड़ा है, और कागज के टुकड़े पे अगर मैं 2 बूंद पानी डाल दूं, तो क्या वो कागज के टुकड़े के दूसरे तरफ से नहीं निकल जाएगा? गीला होगा, गीला होने के बाद उधर से टपकना लगेगा, निकलेगा ना? तो कागज निर्जीव तो है ना? क्या कागज में कोई जान प्राण है? नहीं। लेकिन अगर कागज के ऊपर अगर आपने 2-3 बूंद पानी की टपका दी, तो उस कागज के अंदर से वो रिश्ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाएगा। इसको कहते हैं पारगम्यता। क्या कहते हैं इसको? पारगम्य, पानी का पार कर जाना, पारगम्यता। परमिएबिलिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी, राइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? परमिएबिलिटी, ठीक है। लेकिन पॉलिथीन देखा है आपने? पॉलिथीन, और पॉलिथीन के एक तरफ अगर हम पानी की 2 बूंद डाल दे, तो क्या दूसरी तरफ से निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो पॉलिथीन के एक तरफ से अगर हम डालें 2 बूंद पानी की, तो दूसरी तरफ से नहीं निकलेगा। इसको कहेंगे अपारगम्यता। अपारगम्यता, राइट, राइट, अपारगम्यता, ठीक है। तो पारगम्यता, अपारगम्यता, निर्जीव संरचना है। बाकी सजीव संरचना में कुछ और गुण होंगे, ठीक है। अच्छा, पानी क्या सिर्फ पानी होता है, या पानी में लवण या कुछ अणु भी मिले होते हैं? पानी सिर्फ पानी तो नहीं होता। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास एक गिलास पानी है, और उस पानी में आपने थोड़ी सी नमक डाल दी, थोड़ा सा चीनी डाल दिया। तो पानी में नमक और चीनी दोनों डाल दिया, तो पानी घुल गया, पानी में घुल गया। और अब इस नमक और चीनी वाले पानी को किसी पेपर के ऊपर डालो, तो पानी भी उस पार जाएगा, नमक भी उस पार जाएगा, और चीनी भी उस पार जाएगा ना। क्योंकि पानी के साथ नमक और चीनी डाला तो ये एक घोल बना। घोल समझते हैं? पानी घोलक है और नमक और चीनी घुल्ले है। और अगर उसको आपने मलमल के कपड़े पे डाल दिया, अगर आपने उसको पेपर पे डाल दिया, तो पानी भी, नमक भी, चीनी भी, सब उसके थ्रू जाएगा। इसको कहते हैं पूर्ण पारगम्यता। पूर्ण मतलब सब कुछ पार कर जाए। लेकिन इसी घोल को अगर आप पॉलिथीन में डालोगे, तो क्या आर पार निकलेगा? ना पानी निकलेगा, ना चीनी निकलेगा, और ना ही नमक निकलेगा, ठीक है। इसको कहेंगे अपारगम्यता।
इसको क्या कहेंगे? अपारगम्यता। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सेल वॉल है ना, ये पूर्ण पारगम्य है। पूर्ण पारगम्य का मतलब क्या होता है कि सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के जरिए पानी और पानी में घुली हुई सभी वस्तुएं आर पार जा सकती हैं, जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं। यानी सेल वॉल कोशिका भित्ति निर्जीव है, लेकिन साथ ही साथ वो पारगम्य है, कागज की तरह। ये किसी को आने जाने से रोकता नहीं, आओ और जाओ, कोई बात नहीं, राइट। तो यहां पे हम तीसरी बात क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि कोशिका भित्ति पूर्ण, क्या लिखेंगे आप? पूर्ण पारगम्य संरचना है। पूर्ण पारगम्य संरचना है। पूर्ण पारगम्य संरचना है, सबको आने जाने देता है, किसी के लिए रुकता उगता नहीं है। पानी भी और पानी के अंदर घुले हुए लवण भी, जो हम पानी पीते हैं ना, वो शुद्ध पानी नहीं होता। शुद्ध पानी को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, पता है ना आपको। हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध पानी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लवण घुले होते हैं, जिसके चलते पानी का स्वाद होता है। कहीं का पानी पिए तो थोड़ा अलग स्वाद, कहीं और का पानी पिए तो अलग स्वाद, है ना। तो ये पूर्ण पारगम्य है, लेकिन है वो कैसा है? ये निर्जीव संरचना। अब सवाल ये कि बना किस चीज से होता है? चौथी बात, ये सेल वॉल किस चीज से बना है? दुनिया में हर चीज तो किसी चीज से बनी है ना। आप अपने आसपास की जितनी वस्तुओं को देखते हो, सब कुछ किसी न किसी चीज से तो बना ही हुआ है। तो आप पाएंगे कि यह बना है एक प्रकार के पदार्थ से जिसका नाम है सेलुलोज, राइट। क्या नाम है उसका? सेलुलोज। तो लिखिए, यह सेलुलोज से बना है। सेलुलोज नामक पदार्थ से बना है। किससे बना है? सेलुलोज से। अब क्या आपने सेलुलोज देखे हैं? क्या आपने सेलुलोज देखे हैं? है ना, बताइए तो, आपने सेलुलोज देखे हैं? मैं बताऊं आपको प्योर सेलुलोज कहां मिलेगा? जिस पन्ने पे आप लिख रहे हो ना, जो पन्ने पे लिख रहे हो, सफेद पन्ने पे जो लिख रहे हो, वो प्योर सेलुलोज है, वही सेलुलोज है, राइट। या फिर कपास की रेशे देखे आपने? कपास के जो रेशे होते हैं वो भी सेलुलोज ही है। लकड़ी जो है ना, वो भी सेलुलोज है। प्लांट के सबसे ऊपर ऊपर कोशिकाओं के ऊपर का आवरण क्या है? सेलुलोज है। और सेलुलोज बहुत है। अच्छा, इस बात बताओ, इस धरती पे प्लांट ज्यादा है या एनिमल ज्यादा है? इस धरती पे समंदर में सब मिला के, इस पूरे अर्थ पर, राइट, इस पूरे अर्थ पर ज्यादा क्या है? प्लांट्स है या एनिमल है? बताइए, ज्यादा क्या है, प्लांट या एनिमल? प्लांट्स ज्यादा है। और अगर प्लांट है तो प्लांट की कोशिकाएं भी होंगी, और कोशिकाएं होंगी तो उसके ऊपर सेलुलोज भी होगा, राइट। तो सेलुलोज सबसे ज्यादा है इस धरती पे। अगर किसी एक पदार्थ की बात की जाए, किसी एक जैविक पदार्थ की बात की जाए, जैविक पदार्थ समझते हैं, जीवन से जुड़ी हुई पदार्थ की बात की जाए, तो सबसे अधिक सेलुलोज है। तो ऐसा मत कहना आज के बाद से कि सेलुलोज हमने देखा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करते हो आप, लकड़ी, कॉटन के कपड़े, पेज, ये सब में सेलुलोज ही है ना। तो लिखिए, सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैविक या कार्बनिक पदार्थ है। जैविक या कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन वाला पदार्थ है, जैविक या कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है? सेलुलोज धरती पे पाए जाने वाला सेलुलोज धरती पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैविक या कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो फिर कोशिका भित्ति करता क्या है? कोशिका भित्ति निर्जीव है, सबको आने जाने देता है, तो करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल?
राइट। तो मैं बताऊं, कोशिका भित्ति में मजबूती है, कड़ापन है, और ये प्लांट को मजबूती देता है। प्लांट को क्या देता है? मजबूती। तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य पादपों को मजबूती प्रदान करना है, मजबूती प्रदान करना है। देखते हैं ना, एक छोटा सा प्लांट हो तो बड़ा नरम मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, और जितनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा उसके अंदर सेलुलोज होगा, कोशिका भित्ति होगी, और जितनी अधिक कोशिका भित्ति होगी उसकी मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। एक पीपल का पेड़ जो नया नया उग रहा है वो हरा होता है, लचीला होता है, लेकिन वही पीपल के तने बाद में इतने मोटे हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोशिकाओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है, और प्रत्येक कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते बहुत मजबूत हो जाता है। अब उस पेड़ पे चढ़ भी जाए तो नहीं टूटेगा। राइट, क्लियर है? तो कोशिका भित्ति की बात हो गई, समझ पाए आप? राइट। हाँ, छोटे मोटे प्लांट होंगे तो कोशिका भित्ति होने के बावजूद भी वो थोड़ा मुलायम होगा, लेकिन उतना मुलायम नहीं होगा जितना जानवर होते हैं। और जैसे जैसे उसकी आकार बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आपको उसके जो मजबूती है वो बढ़नी चली जाएगी, है ना? तो ध्यान रखिएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका भित्ति तो सिर्फ प्लांट में है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली किस में है? प्लांट्स में है या एनिमल में है या दोनों में है? प्लांट में है, एनिमल में है या दोनों में है? सब में होता है। बनाना ट्री में भी होता है। बनाना ट्री भी कड़ाई होता है, इतना मुलायम थोड़े होता है कि ऐसे हाथ लगाओ और उसमें गड्ढा हो जाए, है ना? तो लिखिए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यस, दोनों में होता है। पहला तो पॉइंट ये लिखिए कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, यह सजीव संरचना है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट सजीव संरचना है, सजीव संरचना है। दूसरा पॉइंट, यह जंतु तथा पादप, यह जंतु तथा पादप सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु तथा पादप सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो सभी में पाए जाएंगे, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह सजीव संरचना है। सजीव का मतलब इसमें जीवन की कुछ क्रियाएं हैं, कुछ तो करता है ये। कोशिका भित्ति की बात देखी थी आपने। कोशिका भित्ति न किसी को रोक रहा, न किसी को टोक रहा। पानी भी जाओ, नमक भी जाओ, चीनी भी जाओ, जिसको मर्जी जाओ, जिसको मर्जी आओ, क्योंकि वो निर्जीव था। प्लाज्मा झिल्ली सजीव है ना? और प्लाज्मा झिल्ली जब सजीव है तो सजीव का काम क्या होगा? वो चुन के आने जाने देगा। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा आलीशान सा बंगला है, और बंगले के आगे आपने मेन गेट पे 2 दरबान बैठा रखे हैं, 2 गार्ड हैं। दरबान समझते हैं? गार्ड। और पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि दोनों दरबान को सांप काट गया, दोनों मर गए। कहानी है, दरबान बैठा है कुर्सी पे लेकिन जान नहीं है दोनों में। तो दरबान है लेकिन जान नहीं है, निर्जीव दरबान है। तो जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, क्या फर्क पड़ता है? किसी को रोकेगा ही नहीं। फ्रीली परमिएबल, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, क्योंकि दरबान तो है लेकिन मरा हुआ है। लेकिन अगर वही दरबान जिंदा हो, सजीव हो, तो कहेगा नहीं नहीं, चुन के जाने देंगे, चुन के जाना है।
चुन के जाने का मतलब क्या होता है कि जिसकी आवश्यकता होगी वही घर में जाएगा। आप घर के मालिक हैं, आप आएंगे, एकदम गेट खोलेगा, सैल्यूट ठोकेगा, आप जाओ अंदर। दरबान सजीव है भाई। आपका दोस्त आएगा तो उसको भी बोलेगा कि हाँ हाँ सर हैं, जाइए। लेकिन कोई अनजान आदमी आएगा जिसकी आवश्यकता नहीं, उसको कहेगा कहां, किधर चले, है कि नहीं? तो प्लाज्मा झिल्ली सजीव संरचना है, और सजीव संरचना है तो ये चुन के चीजों को अंदर भेजता है और चुन के चीजों को बाहर भेजता है, दरबान की तरह। तो अंदर बाहर भेजता तो है, तो पारगम्य है, लेकिन चुनकर तो चयनात्मक पारगम्य। क्या बोलेंगे इसको? चयनात्मक पारगम्य। चयन करने के बाद, चयन मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, चुनाव। सेलेक्टिवली परमिएबल, क्या बोलेंगे इसको? सेलेक्टिवली परमिएबल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। तो लिखिए आप, यह तीसरा पॉइंट, यह चयनात्मक पारगम्य संरचना है, सेलेक्टिवली परमिएबल संरचना है। सेलेक्टिवली परमिएबल संरचना है ना। किस प्रकार की संरचना है? सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये एक एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जिंदा। तो ये पानी को जाने देगा, लेकिन कहेगा कि भाई देखो ऐसा है कि अंदर में नमक की आवश्यकता है लेकिन चीनी नहीं चाहिए, तो पानी और चीनी, सॉरी, पानी और नमक, तुम जाओ। और चीनी को कहेगा तुम रुक जाओ। पानी में से भी छान के भेजता है, राइट? यू गेट द पॉइंट। हो सकता है अगली बार ऐसी स्थिति हो कि अंदर में नमक की आवश्यकता पूरी हो गई हो, कोशिका कहे कि अब नमक नहीं चाहिए, पेट भर गया, अब चीनी भेजो। तो वे प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगा? बोलेगा पानी जाओ और चीनी जाओ, नमक तुम रुक जाओ। जैसे कोशिका की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति उसी हिसाब से की जाएगी। और ये कौन ध्यान रखेगा? प्लाज्मा झिल्ली नाम की सजीव संरचना, राइट? ठीक है। अब सवाल यह है कि बना किस चीज से होता है ये, चौथी बात। तो ये किस चीज से बना है? तो लिखिए, इसका निर्माण वसा यानी लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। तो क्या है इसमें? वसा और प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। राइट? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कैसे बना होता है देखिए आप, है ना। ये मान लो कि ये कोशिका है, ये अभी मैंने बताया ये कोशिका है, ये एक सेल है ना। और इसके छोटे से टुकड़े को काटा तो इस तरह से होता है। ये दो परत किसकी होगी? प्रोटीन की। ये प्रोटीन की परत है, और बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में क्या लगा है? यह है लिपिड। लिपिड मतलब वसा। लिपिड का मतलब वसा। एक पानी का बोतल भी दे दे। शिवम कुमार कह रहे हैं कि सर आपके आर और एस में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो बोल भी तो रहा हूं शिवम, है ना। बोल नहीं रहा मैं? जब प्लाज्मा बोल रहा हूं तो उसमें आर तो नहीं आएगा शिवम।
शिवम बोलूंगा तो उसमें आर नहीं आएगा ना, एस ही आएगा। तो थोड़ा रीजनिंग लगाओ, है ना। अब क्या करोगे, यही अक्षर है, यही इंग्लिश हिंदी दोनों यही है, मैनेज करो। एनीवे, तो सैंडविच तो खाते हैं ना आप लोग, सैंडविच। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड और बीच में बटर, राइट। तो ऊपर ब्रेड और नीचे ब्रेड और बीच में बटर, राइट। बिल्कुल वैसा ही है, देखो ऊपर प्रोटीन वाली ब्रेड, नीचे प्रोटीन वाली ब्रेड, बीच में बटर, यानी ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में बटर, वैसा ही है, राइट। गजब फूल, कुणाल को देखो फूल के पीछे पड़ा है। क्या हो गया कुणाल, किसने फूल दे दिया तुम्हें, किसने फूल बना दिया। फूल प्लांट है बेटा, पादप है, कहां हो, क्यों फंसे हो ऐसी चीजों में जिसका कोई मतलब नहीं बनता। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दिमाग का घोड़ा कम दौड़ाओगे तो मैं ज्यादा बता पाऊंगा आपको। विकास कुमार बॉटनी से बीएससी कर रहे हैं, करिए बीएससी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया आपने, तो ये कहानी किसकी है, प्लाज्मा झिल्ली की है। चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वेरी गुड सत्यम, वेरी गुड, मेरा भी वही था, मैंने पीजी किया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, है ना, और 2002 में कर लिया था मैंने पीजी, तो पुरानी घटना है बहुत। ठीक है, चलो एक बड़ी दिलचस्प बात करते हैं। अभी देखा आपने प्लाज्मा झिल्ली रोक कर चीजों को भेज रहा था और रोक कर चीजों को ला रहा था। प्लाज्मा झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। तो पानी और पानी में घुली हुई चीजें, देखो पानी को कोई नहीं रोकता, प्लाज्मा झिल्ली पानी को कभी नहीं रोकता। प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, पानी को तो जाने आने देता है, लेकिन पानी में घुली हुई चीजों में चुनाव करता है। कहता है अच्छा चीनी हो, कोशिका चीनी मांग रहा है तो जाओ, नमक तुम मत जाओ। अगली बार हो सकता है बोले नमक तुम जाओ, चीनी तुम मत जाओ, है ना। और सिर्फ चीनी नमक तो मैंने एक प्रतीकात्मक तौर पे कहा ना, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये सब चीजें हैं जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, जिसको मिनरल कहते हैं, विटामिन कहते हैं, राइट। और उस हिसाब से संजना सक्सेना कह रही है कि सर आपकी एज 50 है, नहीं 50 से 3 कम है ना, 50 से 3 कम, अभी जल्दी 50 मत बनाओ। चलो एज में छोड़ो, काम करो, चलो। अच्छा एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, राइट। ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण, परासरण, और डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण। जानते हैं इसके बारे में आप, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन।
गजब लोग हैं भाई। क्या चाहते हो? कोई कह रहा है शादी हो गई है क्या सर? बेटा 10th का पेपर दिया, आज पहला पेपर था, मैथ्स का पेपर था उसका। अभी मिला भी नहीं हूं मैं उससे। ठीक है। चलो इस पे फोकस करो। देखो मेरा इंटरव्यू मत लो यहां। मेरे बारे में जानना है, मैंने पहले ही बोला था, सोशल मीडिया पर मेरा नाम सर्च करना, रितेश आर जायसवाल, मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मिल जाएगा। पूरी तसल्ली से वहां देख लेना। राइट? ठीक है। नाम पता है ना, रितेश आर जायसवाल, डेली बोलूंगा, सब कुछ खबर लग जाएगी। चलो देखो आप, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन क्या है, हम इस बात को समझते हैं। देखो पहले डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाती है, पता है ना आपको? कोई भी चीज अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाती है। दुनिया का एक रूल है। राइट? दुनिया का एक रूल है कि कोई भी चीज अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाती है। राइट? जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप मान लीजिए कि आपने कमरे में अगरबत्ती जला के छोड़ दिया, एक कोने में अगरबत्ती जला के छोड़ा, और अगरबत्ती जला के छोड़ने में आपने देखा कि वहां धुआं ज्यादा है, तो क्या धुआं वही रहेगा? नहीं। धुआं जो होगा ना, वो धीरे 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 उस स्थान से उधर जाएगा जिधर धुएं की मात्रा कम है, और तब तक जाता रहेगा जब तक हर जगह धुएं की मात्रा बराबर ना हो जाए। राइट? जब तक कि धुएं की मात्रा बराबर ना हो जाए। यू गेट द पॉइंट? इसको कहते हैं विसरण। कोई भी कण, कोई भी पदार्थ अगर अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाए तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन और विसरण। जैसे एक इत्र की या परफ्यूम की सीसी अगर हम खोल के कहीं पे रख दें तो उससे परफ्यूम क्या होगा? वेपराइज होगा, परफ्यूम उससे उड़ेगा, और फिर वो तब तक उड़ता रहेगा जब तक कि वहां से वो पूरे कमरे में फैल ना जाए, और पूरे कमरे में 2 4 5 घंटे बाद उसकी मात्रा बराबर रहेगी। इसको कहते हैं विसरण। विसरण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जब अपने कम से अपने अपने अधिक से कम की तरफ जाए तो उसको हम कहते हैं विसरण। याद रखना, दुनिया में हर चीज अपने अधिक से कम की तरफ जाता है। जैसे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, विद्युत धारा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ जाता है ना। दुनिया में हर चीज अपने अधिक से कम की तरफ, एक को छोड़कर पैसा। पैसा के साथ उल्टा कहानी है, जिधर ज्यादा है उधर ही जा रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वो अलग कहानी है, लेकिन ऐसे तो नॉर्मल आप समझ सकते हैं। राइट? लिखिए, है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए विसरण। विसरण के बारे में लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे विसरण, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विसरण, और लिखिए कोई कण या पदार्थ, कोई कण या पदार्थ अपने अधिक से अपने कम की तरफ, अपने अधिक से अपने कम की तरफ गति करता है या प्रवाहित होता है। गति करता है या प्रभावित होता है। गति करता है या प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है। विसरण की बात कर रहे हैं। राइट? कोई कण या पदार्थ अपने अधिक से अपने कम की तरफ गति करता है या प्रवाहित होता है।
राइट, इसको विसरण कहते हैं। विसरण कणों का होता है, पदार्थों का होता है। और अगर यही विसरण पानी का हो तो उसको परासरण कहते हैं। अगर पानी अपने अधिक से कम की तरफ जाए, पानी अपने अधिक से कम की तरफ जाए तो उसको क्या कहेंगे? परासरण। जल के विसरण को परासरण कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मो शब्द का इस्तेमाल हमेशा पानी के लिए होता है। आपके घर में आरओ लगा हुआ होगा, आरओ फिल्टर। आरओ फिल्टर का नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। किससे संबंधित है वो? पानी से। ऑस्मोसिस पानी, ऑस्मो मतलब पानी। तो जब हम पानी के अलावा किसी भी चीज की बात करें, अल्कोहल की बात करें, हवा की बात करें, धुएं की बात करें, इत्र की बात करें, पानी छोड़कर अगर हम किसी की बात करें कि अपने अधिक से कम की तरफ जा रहा है तो विसरण, डिफ्यूजन। और पानी की बात करें तो फिर परासरण। पौ से पानी, पौ से परासरण। लिखिए दूसरा पॉइंट, परासरण। परासरण की डेफिनेशन लिखिए। जल के विसरण को परासरण कहते हैं। 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 अब समझते हैं इसको थोड़ा, है ना? जल के विसरण को परासरण कहते हैं। ठीक है, दोनों बातें लिख ली आपने। अब आइए थोड़ी सी बातों को समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा कि अब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आपके पास एक ग्लास है, एक बीकर है। मान लो कि एक ये बीकर है। बीकर समझते हैं ना, ग्लास। और इसी का एक और स्वरूप है, यू हैव अनदर बीकर। इसी का एक और बीकर बना लिया। देखो यहां एक दूसरा बीकर है। कितने बीकर हो गए? 2। एक का नाम रखा ए और दूसरे का नाम रखा बी। ध्यान से समझिए आप। इस बीकर में मैं कह रहा हूं, देखिए ध्यान से, इस बीकर में 1 लीटर पानी है और ध्यान दीजिएगा इसमें 50 ग्राम NaCl है। NaCl जानते हैं क्या होता है? नमक, सोडियम क्लोराइड। नमक लिख देता हूं, चलो। 50 ग्राम क्या है? नमक है। नमक। इस बीकर में 1 लीटर पानी है और 100 ग्राम नमक है। 100 ग्राम नमक है। राइट? तो 1 लीटर पानी, 100 ग्राम नमक। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां कहूं मुक्त जल की मात्रा, मुक्त जल की मात्रा, एक बात ये, और दूसरी बात नमक की मात्रा। नमक के मतलब में चीनी भी हो सकता है। नमक की मात्रा। अब बताओ, देखो ध्यान से समझना। इस 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी यहां भी, 1 लीटर पानी यहां भी, लेकिन मैं पानी की मात्रा नहीं कह रहा। मैं पानी की मात्रा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मुक्त जल की मात्रा। देखिए, अगर आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक डाला है तो नमक कहां घुला? पानी में ही तो घुला। तो नमक पानी में घुला। यहां पे 100 ग्राम नमक डाला है तो यहां भी नमक पानी में घुला। तो बताइए, 50 ग्राम नमक ने जल के अणुओं को, H2O मॉलिक्यूल को पकड़ा होगा ना? उसको पकड़ा होगा। घुला तो पानी के अणु के साथ जाके जुड़ गया। तो बताओ, 50 ग्राम नमक ज्यादा पानी के अणुओं को अपने साथ जोड़ेगा या 100 ग्राम नमक ज्यादा पानी के अणुओं को जोड़ेगा? जाहिर सी बात है, 50 ग्राम नमक कम पानी के अणुओं को जोड़ेगा और 100 ग्राम नमक ज्यादा पानी के अणुओं के साथ जुड़ेगा। तो बताइए, किसमें पानी के अणु मुक्त ज्यादा रहेंगे? 50 ग्राम नमक है तो यहां पे मुक्त जल की मात्रा क्या होगी? अधिक। यहां पे देखो, यहां पे मुक्त जल की मात्रा क्या होगी? अधिक, क्योंकि 50 ग्राम नमक है, 1 लीटर पानी है। तो 50 ग्राम नमक ने कुछ पानी के अणुओं को अपने साथ जोड़ लिया,
लेकिन बहुत सारे पानी के अणु अभी भी मुक्त हैं, तो यहां पे इसकी मात्रा क्या होगी? अधिक। अधिक का एक और सिंबल है ऐसे, अधिक। लेकिन यहां पे तो 100 ग्राम नमक है, तो 100 ग्राम नमक है तो यहां पे क्या होगा? कम। मुक्त जल की मात्रा क्या होगी? अपेक्षाकृत कम होगा, कम। यहां ध्यान दीजिएगा, जल की मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, हमने शब्द बदल दिए। हमने बात करनी है मुक्त जल की मात्रा, मुक्त जल की मात्रा, राइट। तो जहां भी नमक की मात्रा ज्यादा होगी ना, वहां मुक्त जल की मात्रा कम होगी, और नमक की मात्रा जितनी कम होगी मुक्त जल की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। कोई परसेंटेज नहीं निकालना, सिंपल समझना है, समझना है। और नमक की मात्रा के साथ कोई दिक्कत नहीं। नमक की मात्रा में सिंपल हम ये कह सकते हैं कि नमक की मात्रा यहां पे कम और यहां पे अधिक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी समझना है वो कहां समझना है? वो समझना है जल के स्तर पे, जल के स्तर पे। अगर नमक और घोलते चले जाएं और घोलते चले जाएं तो मुक्त जल की मात्रा और कम होगी और कम होगी और कम होगी, है ना? ठीक है, नमक के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, ये ए और बी की बात थी। थोड़ा सा इसको मैं इधर लाता हूं क्योंकि जगह इसके सामने रहे तो ज्यादा बेटर है, यहां, है ना? और इसको थोड़ा सा और दूर लेके जाता हूं, ये रहा यहां। ठीक है, कोई तकलीफ? अच्छा, अब देखो, इन दोनों में ज्यादा नमकीन कौन है? ए नमकीन ज्यादा है या बी नमकीन ज्यादा है? कौन सा पानी ज्यादा नमकीन लगेगा? बी वाला ज्यादा नमकीन लगेगा, तो बी वाला ज्यादा नमकीन लगेगा। अब सामान्य भाषा में हम कहेंगे नमकीन लगता है, लेकिन नमकीन शब्द का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सांद्र। सांद्र समझते हैं? सांद्र घोल, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या करेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें नमक कम है, तो नमक कम वाले को क्या कहते हैं? तनु घोल। क्योंकि नमक कम है, इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बी सांद्र है और ए जो है वो तनु है। ज्यादा नमकीन मतलब सांद्रता ज्यादा, लवणता ज्यादा। लवणता ज्यादा मतलब हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। कई बार सुने ना, लोग कहते हैं हाइपर क्यों हो रहे हो। कई बार आपका दोस्त गुस्सा हो जाता है तो आप कहते हैं हाइपर क्यों हो रहे हो, मतलब ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ऊपर, ज्यादा। हाइपर टेंशन, ज्यादा टेंशन, बीपी, दिमाग का नस फट जाएगा, है ना? ठीक है, अब बताओ, अभी अभी तो पढ़ा आपने, अभी अभी आपने एक चीज पढ़ी, याद है? और क्या पढ़ा आपने? आपने ये पढ़ा कि पानी अपने अधिक से अपने कम की तरफ जाए तो उसको क्या कहते हैं? परासरण। तो देखिए, पानी अधिक है और पानी कम है, तो पानी इधर से इधर जाएगा। देख रहे हो पानी की मूवमेंट किधर से किधर है? ए से बी की तरफ। क्या कहेंगे इसको? परासरण, ऑस्मोसिस। जाएगा। अगर दोनों को हम एक साथ मिला दें, दोनों बीकर को एक साथ रख दें, बीच में एक झिल्ली लगा दें, तो पानी ए से बी की तरफ जाएगा, राइट? और अगर हम नमक की बात करें तो नमक की मूवमेंट कैसी होगी? नमक की मूवमेंट तो उल्टे दिशा में होगी। यहां देख पा रहे हैं आप? नमक की मूवमेंट होगी इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, अधिक से कम की तरफ। इसको क्या कहेंगे आप? विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बनाइए, बनाइए और देखिए, समझिए।
परासरण शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पानी के लिए होता है, किसी भी अन्य लिक्विड के लिए नहीं होगा। पानी के अलावा दुनिया में किसी चीज के लिए हम डिफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो। दुनिया में सिर्फ पानी ही ऐसा है जिसके लिए हम कहते हैं परासरण। परिभाषा देखिए ना, हो गया। अब अगर हो गया तो थोड़ी बातों का जवाब दीजिए आप। इस पूरे में कई लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि आपने उसको ठीक से देखा नहीं। जब मैं इसको बता रहा था, बना रहा था, तो आपका ध्यान कहीं और था, तो गड़बड़ हो गया। जिन लोगों का ध्यान था उनको समझ में आया। तो मैंने कहा कि दो बीकर है, ए और बी। एक में 1 लीटर पानी है, दूसरे में भी 1 लीटर पानी है, लेकिन ए में 50 ग्राम नमक है, तो कम नमकीन होगा, तो तनु गोल होगा। चूंकि नमक कम है तो जल की, मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि बहुत सारे जल अभी भी खाली है, नमक के साथ जुड़े नहीं है। और बी में नमक की मात्रा 100 ग्राम है, तो मुक्त जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। तो जब भी हम जल की बात करते हैं, मुक्त जलों की बात करते हैं, और जल अपने अधिक से अपने कम की तरफ जा रहा है, यानी कि जल की प्रवाह किधर होगी? ए से बी की तरफ, परासरण, राइट। लेकिन नमक की प्रवाह किधर से किधर होगी? बी से ए की तरफ, जिसको कहेंगे विसरण, है ना। तो विसरण और परासरण क्लियर है? अब समझते हैं, इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, हम ये भी तो कह सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ए से बी की तरफ पानी क्यों जा रहा है? ए से बी की तरफ पानी इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पे मुक्त जल की मात्रा कम है। और मुक्त जल की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि नमक ज्यादा है। तो यह हम कह सकते हैं क्या कि जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा हो वहां मुक्त जल की मात्रा कम हो जाती है? क्या ये हम कह सकते हैं कि जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा हो वहां पे मुक्त जल की मात्रा कम हो जाती है? क्लियर है? देखो, नमक की मात्रा ज्यादा, मुक्त जल की मात्रा कम, नमक की मात्रा कम, मुक्त जल की मात्रा अधिक। तो हम तो यह भी कह सकते हैं ना कि पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी। मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा, मैंने कहा पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी। क्या इसमें कोई तकलीफ है? पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी। बताइए, एनी इश्यू विद दैट? पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोग किचन में काम करते हैं क्या? किचन में काम करते हैं? किचन में काम करते होंगे तो कभी कभी मम्मी या पापा बोलते होंगे कि सैलेड काट दो, सलाद काट दो। जैसे मेरा सैलेड में फेवरेट है कि क्यूकंबर बहुत पसंद है मुझे, क्यूकंबर, खीरा। तो खीरा को छील कर और पतली पतली स्लाइस काट दो, और सैलेड के फॉर्म में खाने में अच्छा लगता है।
टमाटर भी रहे, थोड़ी पतली पतली टमाटर रहे, वो भी बढ़िया है। गाजर का सीजन हो तो लाल वाला गाजर रहे, 2-3 पीस, ज्यादा नहीं। और प्याज भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मली ग्रीन सैलेड जिसको कहते हैं ना, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर और साथ में प्याज, ठीक है। अगर हम इस पे नमक छिड़क दे तो क्या होता है बताओ? अगर खीरे काट कर और खीरे पे नमक छिड़क दिया जाए तो क्या होगा? देखते ना, खीरे पे नमक छिड़कते ही बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है। क्यों आता है पानी बाहर? क्योंकि अभी अभी कहा कि पानी उधर जाएगा जिधर नमक की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि नमक ज्यादा होने का मतलब कि पानी की मात्रा कम। अब आप समझ पा रहे हो कि यहां से ए से बी की तरफ ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां नमक ज्यादा है, और नमक ज्यादा होने से पानी कम है। सोचिए, खीरे को काट कर अगर आप छोड़ दें और नमक न छिड़के तो उसका पानी नहीं निकलता, क्योंकि उसकी पानी कोशिकाओं में बंद है। उसकी पानी कोशिकाओं में बंद है, और कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली है, पानी को निकलने नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही नमक डाला आपने, खीरे के बाहर नमक की मात्रा बढ़ा दी, तो वो बन गया क्या? खीरे के बाहर का एरिया क्या हो गया? सांद्र। खीरे के बाहर का एरिया सांद्र हो गया, और खीरा क्या हो गया? तनु हो गया। तो नमक जिधर ज्यादा होगा पानी उधर ही जाएगा। इसीलिए आप जैसे ही खीरे पे नमक छिड़कते हैं उसका पानी बाहर रिस के आने लगता है। और कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों को सही तरीके से नहीं पता है कि सैलेड कैसे काटना और खाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सैलेड काट देंगे खीरे वीरे, और उस पर नमक छिड़क के छोड़ देंगे कि अब 1 घंटे बाद खाना है, लेकिन काट के नमक छिड़क के छोड़ दिया। नहीं, सैलेड पे नमक तभी छिड़का जाता है जब उसको तुरंत खाना हो। जैसे अभी खाने के लिए बैठ गए, चावल सब्जी सब ले ली, सैलेड पे नमक छिड़को खाओ। राइट? बात समझ में आ रही है? नमक जिधर ज्यादा होगा जल की मात्रा उधर कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा एग्जांपल देता हूं, समझो आप। सैलेड तो काटा आपने, सैलेड तो सभी काटते हैं। कई बार आप खाना बनाते हैं, सब्जी बनाने आता है आप लोगों को? लड़के लड़कियां सबसे पूछ रहा हूं। सब्जी बनाने में कभी कभी हमारे घर पे लौकी की सब्जी बनती है। लौकी की सब्जी मतलब, लौकी की सब्जी बनने का मतलब होता है कि नसीब खराब है उस दिन। मेरा तो यही मानना है। लौकी खाने की चीज है। लौकी का जूस वूस पी लो जल्दी नाक बंद करके, वही बहुत है। लेकिन कभी कभी होता है ना, घर में मम्मी, वाइफ लौकी की सब्जी बना रही, पता नहीं कौन सा बदला चुकाते हैं। अच्छा, लौकी की सब्जी बनाने में एक खास बात क्या होती है कि जैसे आप कुकर में लौकी वोकी डाल के और मसाले वसाले डाल के थोड़ा उसको भूनते हो, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप नमक डालते हो और नमक डाल के ढक देते हो, और नमक डाल के ढकते हो, और जब कुकर का ढक्कन हटाते हो नमक डालने की कुछ देर बाद, तो पता चलता है कि 1 लीटर पानी वहां है। कहां से आया पानी? ये पानी तो डाला नहीं आपने, ये पानी आया कहां से नमक डालने के बाद? क्योंकि अभी अभी फिर से पढ़ो आप, समझो। नमक जिधर ज्यादा होगा जल उधर ही जाएगा। जैसे खीरे के ऊपर नमक के छिड़काव से जल बाहर आ गया, वैसे ही लौकी के ऊपर सब्जी बनाने के क्रम में नमक डाला तो उसका भी पानी खिंचकर बाहर आ गया, है कि नहीं? जब तक नमक नहीं डाला पानी नहीं आएगा, नमक डालते ही पानी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। तो बताइए, पानी का बाहर आना क्या है? यह परासरण है या विसरण है? पानी का बाहर आना क्या है? परासरण है या विसरण है? बताइए, पानी का बाहर आना परासरण है या विसरण है? परासरण, पानी परासरण, पानी परासरण, हमेशा पानी परासरण। पॉप से पानी, पौ से परासरण। पानी के अलावा दुनिया का हर चीज विसरण। और नमक अंदर घुसे तब, नमक डालने के बाद आप देखते हैं ना, लौकी के अंदर तक भी नमक घुस जाता है, तो वो विसरण है। नमक विसरण है। क्लियर है? नमक ज्यादा होगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, और फिर पानी उधर जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपने इस बात को महसूस किया है क्या
कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त का बर्थडे है और दोस्त आपका पड़ोसी है, आप ही के घर के पास रहता है, और दोस्त ने कहा कि देखो यार, मेरा बर्थडे है, घर आओ, या बाहर लेके गया दोस्त, पार्टी कर देंगे। तो दोस्त की जब बर्थडे की पार्टी होती है तो आप जब जाते हैं तो खूब खाते हैं, भयंकर, आम दिनों से ज्यादा, वो चिकन, वो पनीर, वो पिज्जा, वो नमक डाल डाल के। और जब बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन कर लें आप, और ध्यान दीजिएगा, जब आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं पार्टी में, तो आप कोशिश करते हैं कि खाना खूब खाएं, पानी ना पिए। पानी पी के क्यों पेट भरना? तो खूब खाया, दबा के खाया, और फिर आगे घर आए। लेकिन घर आने के बाद सबसे ज्यादा क्या लगती है? प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगेगी, है ना? बल्कि कई बार होता है कि डिनर करके आए और बहुत सारा नमकीन और मसालेदार खाना खा लिया, तो घर पे आने के बाद आप रात में उठ के पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो मुक्त जल की मात्रा कम हो जाएगी, और मुक्त जल की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर में जल की कमी पैदा होगी, और जल की कमी पैदा हो गई तो जल की आपूर्ति करनी पड़ेगी और हम पानी पिएंगे। क्योंकि कमी जल की शरीर में नहीं हो रही, कोशिकाओं में हो रही। क्योंकि जो आपने नमकीन खाना खाया है वो सिर्फ पेट तक थोड़े है, वो तो हमारे कोशिकाओं तक पहुंच गया, है कि नहीं? तो ये कहानी याद रखिएगा। तो लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, पानी उधर जाता है, पानी उधर जाता है जिधर लवणों की मात्रा, पानी उधर जाता है जिधर लवणों की मात्रा अधिक होती है। पानी उधर जाता है जिधर लवणों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। आप बताइए, अनुपातिक तौर पे मैं आपको कहूं कि समंदर का पानी, शुगर में भी होगा, नमक की जगह पे शुगर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट? देखिए, अब आपके पास दो एग्जांपल है, एक है नदी का पानी और एक है समंदर का पानी। तो बताइए, नदी के पानी में मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी या समंदर के पानी में मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी? नदी के पानी में मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी या समंदर के पानी में मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सब, योगेश, नेहा, खुशी, रॉ, दीपशिखा। समंदर किसने बोला? बिल्कुल गलत। नदी के पानी में मुक्त जल की मात्रा अधिक होगी क्योंकि नदी में नमकों की मात्रा कम है। समंदर का पानी खारा होता है, लवणीय होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है। नमक की मात्रा अधिक होगी तो मुक्त जल की मात्रा कम होगी। यह बात तय है कि समंदर में कुल जल की मात्रा अधिक है, लेकिन मैं कुल जल की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो मुक्त जल की बात कर रहा हूं। तो मुक्त जल की मात्रा कम होती है और नदी में मुक्त जल की मात्रा अनुपातिक तौर पे ज्यादा होती है। ठीक है? क्लियर है? अब एक और चीज सोचो ध्यान से, बहुत बेसिक है, बचपन में पढ़ा है हमने इसको, ये ब्रिज कोर्स है, इसमें बचपन की चीजें याद दिला रहा हूं मैं। अगर नदी की मछली को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए तो क्या होगा? नदी की मछली को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, नदी की मछली नदी के अनुरूप ढली हुई है, नदी की मछली नदी के अनुरूप ढली है, उसकी आंतरिक दशा नदी की तरह है, उसके अंदर लवण की मात्रा कम है और मछली में भी मुक्त जल की मात्रा अधिक है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, डायग्रामेटिकली बताता हूं, देखिए आप। और यहां पे
अब देखो ये मछली के प्रकार दिखाने लगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से। और ये डायग्राम मेरा फेवरेट है, ये मिल जाता है हर बार मुझे। धन्यवाद जिस व्यक्ति ने इस डायग्राम को बनाया है, और आप भी देखेंगे आपको भी ठीक लगेगा। देखिए ध्यान से। अच्छा ये दिख नहीं रहा है शायद, मैं इसका निकालता हूं, अगर ये खुल जाए तो इसको निकाल ही लेता हूं, है ना। ना ये बनना ना, ये बढ़िया है, मस्त, इससे काम चल जाएगा अपना। चलो समंदर का सैर करवा देता हूं आपको। अब आइए, देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखिए। देखिए आप, ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर मतलब सी वाटर। इस पानी में लवणों की मात्रा ज्यादा है, राइट। तो क्या है, देखिए ध्यान से, ये इसमें लवण की मात्रा ज्यादा, मैं लिख रहा हूं, ये समंदर का पानी है, तो समंदर के पानी होने के कारण इसमें लवण की मात्रा अधिक है, तो मुक्त जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। और ये नदी की मछली है, ये क्या है, यहां पे क्या है, ये नदी की मछली। और नदी की मछली की आंतरिक दशा कैसी होगी, नदी की तरह। और इस नदी की मछली में मुक्त जल की मात्रा अधिक और लवण की मात्रा कम। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस नदी की मछली में मुक्त जल की मात्रा अधिक और लवण की मात्रा कम। देख रहे हैं आप। तो क्या होगा, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द फिश, नमक जिधर ज्यादा होगा पानी उधर ही आएगा। चूंकि सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो अगर आपने गलती से नदी की मछली को समंदर के पानी में डाल दिया, खारे पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, नदी की मछली से बहुत सारा पानी रिस रिस कर बाहर आ जाएगा और मछली का हो जाएगा निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, राइट। और जब पानी निकल जाए शरीर से, व्यक्ति की मौत हो जाती है, मछली की भी मौत हो जाएगी। सोचिए, पानी में मछली, पानी की कमी से मौत हो सकती है मछली की। देखिए अमरीन बोल रही है कि सर मछली में भी जल होता है, हमारे शरीर में 70% जल है, समंदर की, नदी की मछली में 90% जल है। जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। जीवन का कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जहां पे जल नहीं है। राइट। तो लिखिए एक और पॉइंट, अगर नदी की मछली को समंदर के पानी में डाला जाए, यदि नदी की मछली को समंदर के पानी में डाला जाए, यदि नदी की मछली को समंदर के पानी में डाला जाए, तब समंदर में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, समंदर में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, समंदर में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण मछली के शरीर से जल बाहर आ जाएगा, मछली के शरीर से जल बाहर आ जाएगा और
निर्जलीकरण के कारण निर्जलीकरण के कारण निर्जलीकरण के कारण मछली की मृत्यु हो जाएगी। निर्जलीकरण के कारण मछली की मृत्यु हो जाएगी, है ना? कोई दिक्कत समझने में? हमें समझना है, एक एक करके छोटी छोटी बातें समझना है। अब उल्टी बात हो सकती है, चलो आप लोग कह रहे हो, आपके पॉपुलर डिमांड पे मैं दूसरी बात भी कर लेता हूं। अभी दूसरी बात, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी लुक इनटू इट। अभी देखो, ये भी है, कोई बात थोड़े ना ऐसी। और एक और कंटेंट लेते हैं। और देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या है ना, ये फ्रेश वाटर है, नदी का पानी है। तो नदी के पानी होने के कारण, अभी देखो, नदी के पानी होने के कारण अभी क्या है, सॉल्ट कंटेंट कम है ना, तो लवण की मात्रा, यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, नदी के पानी होने के कारण यहां पे लवण की मात्रा कम है, और मुक्त जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जबकि ये समंदर की मछली है, ये रिवर फिश है ना? तो यहां मैं भी लिख रहा हूं, सॉरी रिवर फिश कर रहा हूं, सी फिश। तो सी फिश, समंदर की मछली। समंदर की मछली समंदर के अनुरूप ढली होगी। समंदर की मछली ऐसे भी खाओ ना आप, तो थोड़ा नमकीन लगता है, उसमें नमक डालने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें नमक ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो समंदर की मछली की खास बात क्या होगी कि इसमें लवण की मात्रा अधिक है, तो मुक्त जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अभी ध्यान दो, पानी उधर जाएगा जिधर लवण की मात्रा ज्यादा होगी, तो लवण की मात्रा तो इसमें ज्यादा है, तो पानी अंदर प्रवेश कर गया। और अंदर अगर पानी बहुत प्रवेश करे तब भी मछली मर ही जाएगी। कारण है कि खूब पानी का प्रवेश हो तो धीरे धीरे मछलियों की जैविक क्रियाएं मंद होने लगती है और मछली अल्टीमेटली मर जाती है ना? 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूं। हाँ जी, अब बताइए, तो एक पॉइंट लिखिए, बात समझना है आपको। विसरण परासरण का कॉन्टेक्स्ट कई बार आएगा, और साइंस की बहुत बेसिक अवधारणा है, और जब बेसिक अवधारणा है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। लिखिए, और लिखिए,
जब समंदर की मछली को नदी के पानी में डाला जाता है, जब समंदर की मछली को के पानी में डाला जाता है, जब समंदर की मछली को नदी के पानी में डाला जाता है, तब मछली में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण, मछली में लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण मछली में नमक की मात्रा अधिक होने के कारण जल का अत्यधिक प्रवेश होगा, जल का अत्यधिक प्रवेश होगा। जल का अत्यधिक प्रवेश होगा। राइट? जिससे मछली की जैविक क्रियाएं मंद हो जाएंगी, जिससे मछली की जैविक क्रियाएं मंद हो जाएंगी, जिससे मछली की जैविक क्रियाएं मंद हो जाएंगी और अंततः मछली मर जाएगी। अंततः मछली मर जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो विसरण और परासरण आप समझ गए। और ये सारी कहानी जो है ना, ये देख रहे हैं आप, जीव जंतु में हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है ना, लेकिन पानी को आने जाने से नहीं रोकता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का आवागमन हो रहा है। देख रहे हैं, नमक का आवागमन नहीं हो रहा है, मछली में नमक का प्रवेश नहीं हो रहा, पानी का आवागमन हो रहा है। तो लिखिए एक पॉइंट, किसी भी सजीव की प्लाज्मा झिल्ली, किसी भी सजीव की प्लाज्मा झिल्ली किसी भी सजीव की प्लाज्मा झिल्ली किसी भी सजीव की प्लाज्मा झिल्ली जल के आवागमन को नहीं रोकती है, जल के आवागमन को नहीं रोकती है। फुल स्टॉप। चयनात्मक पारगम्य होने के कारण, चयनात्मक पारगम्य होने के कारण, चयनात्मक पारगम्य होने के कारण यह सिर्फ लवणों के आवागमन को, लवण मतलब मिनरल्स, लवणों के आवागमन को नियंत्रित करती है। पानी के साथ कोई नहीं, पानी के साथ कोई भेदभाव नहीं, पानी आए पानी जाए। ठीक है, अब बताइए, अब आपके पास समय है कि आप चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई तकलीफ हो, बताइए, मैं बताऊंगा आपको। मिनरल्स, लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मिनरल है। हाँ, भावना। सी के फिश को रिवर में डालो, रिवर के फिश को सी में डालो, तो मरना फिश को ही है, क्योंकि ना तो रिवर सजीव है ना सी सजीव है, सजीव तो फिश ही है।
तो जो सजीव होते वही तो मरते हैं, जिनका जन्म हुआ इनकी मृत्यु भी होगी। गीता का ज्ञान है। मोहिनी पूछ रही है एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई, एनसीईआरटी बुक तो बेसिक होता है ना। साइंस की 9th और 10th एनसीईआरटी बुक पढ़िए। अगर बीपीएससी का एग्जाम है, मेंस का, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि 2025 में हिंदी मीडियम से कितने सेलेक्ट हुए हैं? लक्षण दिख रहा है आपको? बहुत कम हुए हैं। और जब तक ऐसा चलता रहेगा ना कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश के शब्द मुझे नहीं चाहिए, तो वो पास ही नहीं करते ना, फिर वो पास ही नहीं कर पाते। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश वाला जो है ना, वो उसमें फेल हो जाते हैं। इंग्लिश से होता है सिलेक्शन, क्योंकि इंग्लिश में इतनी चैट नहीं होती ना। मैं तो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पहली बार हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी में पढ़ाने का यह फर्स्ट क्लास है मेरी। पीडब्ल्यू, यूपीएससी पीडब्ल्यू जब शुरू किया था ना, तो उसकी पहली क्लास मैंने ली थी। यूपीएससी की पहली क्लास मैंने ही ली थी, प्रहार बैच। ठीक है, घटना है नवंबर 2022 की। तो जब से पीडब्ल्यू ने यूपीएससी की कहानी शुरू की, तब से मैं हूं हिंदी पहली बार पढ़ा रहा हूं। बाकी मैं हिंदी पढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो मूलतः हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। मैं अंग्रेजी के सारे शब्द लिख देता हूं ताकि जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला देख लें। पढ़ाना तो हिंदी में ही है, लेकिन हिंदी में पढ़ाने का मतलब थोड़े कि इंग्लिश से परहेज करना है। इंग्लिश से परहेज नहीं करना है। देखिए, कोचिंग के संदर्भ की कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं होती। आपको कोई किट मिला कि नहीं मिला, एनसीईआरटी बुक लेनी है कि, मुझे कैसे जानकारी होगी? मैं ऑफिस थोड़े जाता हूं कोचिंग के कि मुझे कोई लोग बताएंगे। मैं तो अपने घर से आता हूं स्टूडियो में, स्टूडियो से क्लास लेता हूं। घर में भी स्टूडियो है, मैं वहीं से क्लास लेता हूं। मुझे कहीं नहीं जाना होता, है ना। तो आपके पास ऐप के थ्रू कांटेक्ट करने का जरिया होगा, वहां कांटेक्ट कीजिए, ईमेल लिखिए, और फिर उससे आपको पता चलेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि हम बल लगा के, हम बिजली के प्रयोग करके पानी को शुद्ध करते हैं, उससे लवण को निकाल कर बाहर कर देते हैं ताकि खारा पानी मीठा हो जाए। जी हां, प्लाज्मा झिल्ली लवणों को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेंस में पेपर 3 में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लगभग 3 से 4 सवाल होते हैं पेपर 3 में। पेपर 1 में ज्योग्राफी के साथ एक सवाल हो सकते हैं। पेपर 2 में पॉलिटी के साथ एक आध सवाल हो सकते हैं। तो साइंस एंड टेक से 3 से 4 सवाल, उधर पेपर 1 और 2 में एक आध सवाल। एथिक्स में भी कुछ साइंटिफिक एरिया होते हैं। साइंस के सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच का विकास। क्योंकि पॉलिटी के सवाल में भी वैज्ञानिक सोच की बात पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, भारतीय सरोगेसी नियंत्रण कानून। तो भारतीय सरोगेसी नियंत्रण कानून, कानून व्यवस्था तो आप कहां पढ़ते हैं? पॉलिटी में। लेकिन बात किसकी हो रही है? सरोगेसी की। सरोगेसी का मतलब क्या है? बायोटेक। तो अगर भारतीय सरोगेसी नियंत्रण कानून के प्रश्न पेपर 2 में पूछ दिया तो आप कहोगे पॉलिटी है, लेकिन है वो तो साइंस। या फिर सुदूर संवेदन प्रणाली के द्वारा भूमि सुधार। अब भूमि सुधार कहां पढ़ते हैं आप? ज्योग्राफी का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन सुदूर संवेदी उपग्रह ये किसका पार्ट है? साइंस का। तो ये नहीं सोचना है कितने क्वेश्चन आएंगे तो इसको पढ़े उसको छोड़ दे। यूपीएससी के सिलेबस में अगर कोई भी विषय छोड़ दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोग, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और 12 लाख लोग में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। उनकी रैंक कम आई है तो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, उससे आपको लड़ना है। तो आप किसी चीज को छोड़ तो सकते ही नहीं, सबको आपको करना पड़ेगा, पढ़ना है।
पढ़ने के अलावा कोई काम करनी नहीं, राइट। एनसीईआरटी बुक बेसिक बुक है, एनसीईआरटी बुक बेसिक है, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाना है, करंट अफेयर पढ़ने। आगे चल के सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर और मैगजीन से आएंगी। डेली न्यूज़पेपर में जो खबरें छपेंगी कि राफेल का डील हमने किया, 114 राफेल खरीद रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, और क्यों खरीद रहे हैं, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे, और कल जो है फिर सेल के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 5 दिनों में कम से कम बायोटेक की बेसिक्स एरिया को कंप्लीट कर ले, है ना। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।